डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। आज हम इस वीडियो में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे और गोलीय दर्पणों से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी है उसको भी जानेंगे और उसके बाद दर्पण का सूत्र निकालना सीखेंगे और दर्पण जो रेखीय आवर्धन उत्पन्न करते हैं उसका भी सूत्र निकालेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल, उसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तित होता है? केवल प्रकाश की तीव्रता। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है। ये मैंने नोट भी कर रखा है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं और पहला केस लेते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहला उसमें एक पॉइंट है कि जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, यानी काफ़ी अधिक दूरी पर वस्तु को रखा जाए, तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दो प्रतिबिंब यानी दो चित्र बना सकते हैं। देखिए, तो ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है। ये इसका ध्रुव है, फोकस, वक्रता केंद्र, और वस्तु जो है बहुत दूर कहीं रखी हुई है, यानी अनंत पर रखी हुई है दर्पण से। और अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर ली जाती हैं। और मैंने ये दो किरणें ली हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर भी हैं। ये CP जो है दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो ये जो समांतर आने वाली किरणें जो हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और ये जो है बिंदुवत होगा। इसीलिए कोई प्रतिबिंब का साइज दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिबिंब बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत छोटा है, बिंदुवत है। यदि आपको किसी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाना है इसी स्थिति में, तो देखिए दूसरा चित्र हम बना देते हैं। ये फोकस, वक्रता केंद्र, और अब की बार हम अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें कुछ इस तरह से लेंगे। एक किरण जो है हम ले रहे हैं वो दर्पण के ध्रुव पर टकरा रही है, और दूसरी किरण जो हम इससे पहले लेंगे जो कि इसके समानांतर होगी, ये है। तो पहली किरण जो इस मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है, उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगी, अर्थात ये परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। जितना कोण ये है ठीक उतना ही कोण ये भी होना चाहिए। दूसरी किरण जो है वो भी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी और इस बिंदु से परावर्तित होगी। तो ये देखिए, इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो इसी तरह से फोकस पर प्रतिबिंब उल्टा बना लीजिए और दूसरी किरण को परावर्तित करिए और इस तरह से पास करिए कि वो इस प्रतिबिंब के इस सिरे से पास हो। तो इस बिंदु पर यदि हम लंब डालें तो ये लंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। दर्पण के किसी भी बिंदु पर डाला गया लंब हमेशा दर्पण के वक्रता केंद्र से ही होकर जाता है। तो ये जो कोण आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण बनेगा और ये किरण भी परावर्तित हो जाएगी और एक दूसरे को ये इस बिंदु पर काटेंगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बना रही हैं। और ये प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब के गुण लिख दीजिए। प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। फोकस पर वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये प्रतिबिंब के गुण हो गए। दूसरी स्थिति लीजिए, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा
अनंत के बीच स्थित है। ठीक उसी तरह से एक अवतल दर्पण लेंगे हम और वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं रख देंगे इस तरह से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी इस तरह से, और जो किरण फोकस से पास हो रही होगी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो है परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ C और F के बीच में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो C और F यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब भी जो है वास्तविक होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, C तथा F के बीच, यानी वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बन रहा है, वास्तविक है तथा उल्टा है, वस्तु से छोटे आकार का। यहाँ भी बनता है वस्तु से छोटे आकार का। अब तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, का केंद्र पर स्थित है, ये तीसरी स्थिति है, तीसरी पोजीशन है। देखिए ये अवतल दर्पण। अब इसमें थोड़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इधर उधर जो है बन गया तो गलत माना जाएगा। तो इसलिए हम जो है ठीक सावधानी के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब इसी किरण के सहारे बना लीजिए, पहले ही उल्टा प्रतिबिंब बना लीजिए ऐसे, इस तरह से। और दूसरी किरण जो फोकस से होकर के जाएगी वो भी इसी तरह से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो है इस बार समांतर होगी। तो दोनों किरणें जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वो प्रतिबिंब की पोजीशन होगी। तो ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया, और यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक है तथा उल्टा है, वस्तु से बराबर आकार का, वस्तु से बराबर आकार का बनेगा। यहाँ पर चौथी स्थिति हम लेंगे जब वस्तु जो है दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। ये ध्रुव है, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु को यहाँ रख लिया, दोनों C और F के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और जो किरण फोकस से होकर के जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस तरह से परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र के बाद यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं
प्रतिच्छेद करेंगी तो ये देखिए वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? बन रहा है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। वास्तविक है तथा उल्टा है और वस्तु से बड़े आकार का है। ये हमारी चौथी स्थिति हो गई। अब बात करेंगे हम पांचवी स्थिति की, जब वस्तु जो है दर्पण के फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित है। फोकस है, वक्रता केंद्र है और वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया है? अब इस बार फोकस पे रख दिया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी ये, और जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी इस तरह से, तो वो परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बनाए बराबर होते हैं, तो परावर्तन के नियमों के अनुसार ये परावर्तित हो जाएगी। तो जितना कोण ये है आपतन कोण है, ठीक उतना ही परावर्तन कोण बनता हुआ ये किरण ऐसे चली जाएगी। या हम इसको वक्रता केंद्र से भी जाता हुआ ले सकते हैं। तो ये किरणें मानते हैं कि कहीं अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। वास्तविक होता है तथा उल्टा है और वस्तु से काफी बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। अब अंतिम स्थिति है जो कि सबसे अलग होगी। अभी तक प्रतिबिंब जो बन रहे थे वो वास्तविक बन रहे थे, अब की बार प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी। कब? जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित है। देखिए इस बार जो है ये हमारा बिल्कुल अलग केस है। देखिए यहां पर वस्तु को रख दिया गया है। तो एक किरण तो हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और परावर्तन के पश्चात इसको फोकस से होकर के पास कराएंगे, और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से जाती हुई लेंगे। दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई लेंगे ये, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी रास्ते से वापस लौटती है। तो ये आपतित किरण हो गई, यही परावर्तित किरण भी हो जाएगी। अब देखिए कि ये किरणें जो हैं इस तरफ हमें लग रहा है कि इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है। देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये इधर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, आप परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये प्रतिबिंब जो है बन जाएगा। तो ये वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब हो गया। तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। पीछे बढ़ाने पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये जो है आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब जो है ले बताइए कहाँ बन रहा है? दर्पण से पीछे के पीछे, और आभासी है, आभासी तथा सीधा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण में
6 विभिन्न स्थितियां थीं, जिसमें पहली 5 स्थितियों में हमने पाया कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा था। सबसे पहले वस्तु अनंत पर थी। अनंत से जब वस्तु को हम दर्पण की तरफ ले आते हैं तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर बढ़ती है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता चला जाता है। ये फोकस तक लाने पर ऐसा होता है। जब वस्तु को हम फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो अब प्रतिबिंब आभासी बनने लगता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो इन बातों को हम दिमाग में रखेंगे और अब हम अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इसमें ज़्यादा स्थितियां नहीं हैं, केवल 2 स्थितियां हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित है, एक उत्तल दर्पण बना लिया। उसी तरह से देखिए, उत्तल दर्पण का जो फोकस है और वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे स्थित होता है, क्योंकि इसका केंद्र जो होगा वो दर्पण के पीछे ही होगा। तो यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इधर जो है F/C नहीं बनाएंगे गलती से भी। तो उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे लेंगे। अब वस्तु क्योंकि अनंत पर स्थित है तो इसलिए जो है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को समांतर लेते हैं और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। देख कैसे, क्योंकि पीछे की तरफ जा तो पाएंगी नहीं और ये नियम के अनुसार फोकस से इनको जाना चाहिए, या कहें जाती हुई हम इनको बना लेते हैं और फिर इनको इस तरह से परावर्तित करा देते हैं। ये तो देखने पर लगेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, क्योंकि ये किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन रहा है और आभासी है तथा सीधा होगा ये, और वस्तु से छोटा। तो यहां प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु दर्पण के निकट स्थित है। यहां पर कहीं पर भी वस्तु को दर्पण के पास में रख लेते हैं। ये फोकस बना लिया, ये वक्रता केंद्र ले लिया। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस से आ रही है ऐसा लगता है, तो ये परावर्तित किरण हमने दिखा दी। दूसरी किरण हम कहाँ से लेंगे, इस वक्रता केंद्र से आती हुई लेंगे। और वक्रता केंद्र से तरफ जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौटेगी। तो इस तरह से दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब भी आभासी होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। ये ध्रुव होता है, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच बन रहा है। आभासी है तथा सीधा है और दर्प जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। यहाँ पर बहुत छोटा है, यहाँ पर छोटा है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु से छोटे आकार का होता है। अवतल दर्पण भी एक बार प्रतिबिंब आभासी बनाता है, लेकिन वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़े आकार का होता है, उत्तल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटे आकार का होता है। ये हम बातें दिमाग में रखेंगे। अब हम चिन्ह परिपाटी को
देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम किस तरह से चिन्ह निर्धारित करते हैं। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं कि प्रत्येक दूरी जो होती है, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। जो P होता है उससे मापी जाती है। प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट, जो दूरी आपतित किरण की दिशा में अर्थात दर्पण के पीछे मापी जाती है, उसे धनात्मक लेते हैं। तो इसमें देखिए, ये मान लिया हमारा अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, तो प्रत्येक दूरी इस ध्रुव से मापी जाएगी और ये आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण की दिशा में, या कहें दर्पण के पीछे इस तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। तीसरा पॉइंट है, जो दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती है, उसे ऋणात्मक लेते हैं। या कहें दर्पण से बाईं ओर, तो दर्पण से बाईं ओर की दूरियां जो होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, और यहाँ पर दर्पण से पीछे कहें या दर्पण से दाईं ओर की दूरी जो है ये धनात्मक ली जाती हैं, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी या इस दर्पण के बाईं ओर की दूरी जो है वो ऋणात्मक लेंगे। ये आपतित किरण हो गई। इस दिशा में जो भी दूरी मापी जाएंगी विपरीत दिशा में, आपतित किरण ये है, और इसके विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी वो जो है ऋणात्मक होंगी, और P से सभी दूरियों को नापे जाना है। अब चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा दर्पण हो गया, कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया जो कि फोकस तथा वक्रता केंद्र और P से पास हो रहा है। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो भी मापी जाएंगी दूरियां वो धनात्मक होंगी, नीचे की दूरी जो है वो ऋणात्मक लेंगे। अब इसी परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए जो दूरियां ली जाती हैं उनको हम अलग से नोट कर लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F तथा वक्रता त्रिज्या
त्रिज्या ऋणात्मक लेते हैं। दूसरा, दर्पण से वस्तु की दूरी, यू जो होती है वो कैसी लेते हैं, ऋणात्मक। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, वो जो भी ऋणात्मक ही लेते हैं। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी वो धनात्मक लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है भी धनात्मक लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो हम ऋणात्मक लेंगे। ये जो है अवतल दर्पण के लिए उसी चिन्ह परिपाटी जिसकी हम बात कर चुके हैं, उसी के अनुसार ये अलग से नोट कर दिया गया है। अब हम अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण यदि ले लें तो क्या होगा चिन्ह परिपाटी, इसके लिए अवतल दर्पण की जगह क्या लेना है, अब उत्तल दर्पण लेना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक लेते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी यहां भी ऋणात्मक लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है उत्तल दर्पण के केस में, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब हमारा तीसरा, आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो उसकी दूरी जो है धनात्मक लेंगे। वस्तु की ऊंचाई जो है धनात्मक यहां भी ली जाएगी, और क्योंकि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होगी। अब आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक है और ये प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता ही नहीं है। तो इस तरह से हम इस चिन्ह को, इन चिन्हों को भी याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो जो चिन्ह परिपाटी है वो अपने में पूर्ण है, और इस चिन्ह परिपाटी का आंकिक प्रश्न हल करने में बहुत बड़ा योगदान है। बिना इसके हम आंकिक प्रश्नों को हल कर ही नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे हम दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला। दर्पण का सूत्र, इसको हम इंग्लिश में मिरर फार्मूला कहते हैं, उसको निकालेंगे। तो देखिए, मिरर फार्मूला जो हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, ये समान रूप से उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। हम यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए एक किरणारेख बनाएंगे और उसके आधार पर जो है फार्मूले को निकालेंगे। और जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी u लेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v लेंगे, और दर्पण की जो फोकस दूरी है, दूरी को हम f से प्रदर्शित करेंगे। एक किरण आरेख बनाइए। दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ कहीं पर रखेंगे। जो किरणें लेंगे वो एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी किरण जो है हम सी से जाती हुई लेंगे, यानी वक्रता केंद्र से जाती हुई लेंगे। परावर्तन के पश्चात ये उसी रास्ते से वापस भी लौटेगी। तो इस तरह से ये दोनों किरणें सी और एफ के बीच में प्रतिच्छेद करेंगी। वस्तु का प्रतिबिंब ये यहाँ पर बन जाएगा, ये वस्तु हो जाएगी।
और ये प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको हमने ए बी लिखा तो ये हो गया ए डैश बी डैश। इस पॉइंट को हम एम मान लेते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पर, वो एन आ गया। ठीक है, ये लंब डाल दिया है। अब हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन से त्रिभुज लेंगे? एक तो ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी ये कैसे त्रिभुज हैं? समकोणिक त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं। जब त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। इस आधार पर हम भुजाएं जो लेंगे, पहले त्रिभुज की भुजा ए बी ले रहे हैं तो संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश है। अब पहले त्रिभुज की भुजा हमने बी सी ली तो दूसरे त्रिभुज की भुजा बी डैश सी लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। अब हम त्रिभुज लेने जा रहे हैं त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ ये भी क्या है? समकोणिक हैं। तो यहाँ पर भी हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं। एम एन पहले त्रिभुज की भुजा, अब उसकी संगत भुजा है ए डैश बी डैश, बराबर हो जाएगा एन एफ, और इसकी संगत भुजा है बी डैश एफ। देखिए एम एन की जो ऊंचाई है, एम एन जो दूरी है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि ये किरण समांतर जा रही है। समांतर किरणों के बीच की दूरी समान रहती है, तो एम एन बराबर है ए बी। तो एम एन की जगह हमने ए बी लिख दिया, नीचे ए डैश बी डैश एन एफ बटे बी डैश एफ। ये हमने क्या यहाँ किया है कि एम एन दूरी जो है वो ए बी के बराबर है। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें यदि, समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए इनका दोनों समीकरणों का जो बायां पक्ष है वो देखिए बिल्कुल एक जैसा है, तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर दीजिए, बी सी बटे बी डैश सी बराबर हो गया एन एफ बटे बी डैश एफ। अब यहाँ पर एक जो एन एफ दूरी है उसको हम पी एफ के बराबर मान लेंगे, क्योंकि एन जो है पी बिंदु के लगभग पास में ही है, एकदम पास में है। एन और पी दोनों बिंदु एक दूसरे के पास में होने की वजह से जो हमारी एन एफ दूरी है वो पी एफ दूरी के लगभग बराबर होगी। तो हमने क्या किया, बी सी बटे बी डैश सी बराबर, इसकी जगह क्या लिख दिया, एन एफ की जगह लिख दिया पी एफ बटे बी डैश एफ। अब इनको हम थोड़ा ब्रेकअप करते हैं। कैसे? देखिए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये बी सी दूरी है, इसको हम लिखेंगे बी पी माइनस पी सी, बी पी माइनस पी सी बटे बी डैश सी, ये वाली दूरी। बी डैश सी कैसे निकालेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ। तो फोकस दूरी है तो इसको नहीं बदलेंगे। और दूसरी है बी डैश एफ, बी डैश एफ को लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। ये कर दिया। अब देखिए हम इनका सबका मान रखेंगे चिन्ह सहित। जो हमारा पी बी है, बी पी है, बी से पी तक, यानी पी बी दूरी जो है वो वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, जो कि हम ऋणात्मक ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में पी से मापी गई दूरी है, इसलिए यू को हमने ऋणात्मक लिया। और दूसरी है हमारा पी सी जो है पी से सी तक की, यानी ये वक्रता त्रिज्या है, जो कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और ये भी ऋणात्मक होगी। तो पी सी भी, इसको हम -2f लेंगे। अगली दूरी फिर से पी सी है, पी बी डैश ये दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी है, पी बी डैश जो है वो -b है, ये भी ऋणात्मक है। उसके बाद पी एफ देखिए फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पी से मापी गई है, इसलिए ये भी ऋणात्मक है। पी बी डैश जो है वो बी है, और पी एफ तो फोकस है। तो इनको हम यहाँ पर रख लेते हैं इस समीकरण में, समीकरण 3 में मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 में जो है विभिन्न दूरियों को चिन्ह सहित मान रखेंगे। देखिए पी बी मतलब -u माइनस ये वाला माइनस, पी सी जो है वो माइनस का 2f है बटे पी सी फिर से -2f, और माइनस पी बी डैश वो है माइनस का v,
बराबर पी एफ जो है माइनस फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, और पी बी डैश माइनस वी है, और माइनस पी एफ यानी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, जो कि माइनस एफ से प्रदर्शित किया गया है। अब किसी ब्रैकेट के पहले माइनस साइन भी लगा होता है तो उसको खोलने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरह से माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस वी बराबर हो जाएगा माइनस एफ बटे माइनस वी, और ये माइनस माइनस प्लस एफ। अब त्रिशी गुणा करेंगे, माइनस यू इस पूरे से इसको गुणा होगा, तो ये माइनस यू से पहले माइनस बी को गुणा करेंगे, माइनस का यू माइनस का बी गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस यू वी। फिर माइनस यू से इसको गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ आएगा, इस बार यू से इन दोनों को गुणा हो गई। अब 2f प्लस 2f से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2fb है ना, और फिर इससे इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 2f का स्क्वायर, प्लस का प्लस से गुणा हुआ है इसलिए प्लस का ही रहा। अब माइनस एफ से माइनस 2f को गुणा करेंगे तो अब ये भी प्लस का हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एफ से बी को गुणा हो जाएगा तो माइनस एफ बी हो जाएगा। अब देखिए ये 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर, जब हम इनको एक तरफ ले जाएंगे, मान लिया इधर वाले को उस तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाने से ये घट जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे आपस में। इसको उधर ले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो यू बी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस एफ बी वो वाला तो लिखा रहा और ये चिन्ह बदल करके 2fb इधर आ गया, तो यू बी माइनस यू एफ बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि एक जैसी संख्याएं हैं ये, तो ये बचेगा एफ बी धनात्मक क्योंकि ये बड़ा है। अब हम ये जो समीकरण हमें मिली है, इसमें पूरी समीकरण में हर एक पद को यू बी एफ से भाग देंगे। समीकरण को यू बी एफ से भाग देने पर तो यू बी अपान यू बी एफ माइनस यू एफ अपान यू बी एफ बराबर एफ बी अपान यू बी एफ। यू बी से कट गया यू बी, यू से यू, एफ से एफ, ये एफ और बी से वी, तो हमारा यहाँ पर बचता है 1 एफ माइनस 1 वी बराबर 1 यू। इसको उधर ले जाते हैं तो 1 एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वी प्लस 1 यू। ये आ गया दर्पण का सूत्र। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दर्पण का जो सूत्र आया है ये उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो दर्पण विभिन्न प्रतिबिंब बनाते हैं, और ये प्रतिबिंब जो होते हैं कभी बस्ते बड़े बनते हैं, कभी छोटे बनते हैं, तो उससे संबंधित एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, उसकी बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन, इसको कहते हैं इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन यह बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की जो ऊंचाई का अनुपात होता है, वही रेखीय आवर्धन होता है। तो रेखीय आवर्धन नियम बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो रेखीय आवर्धन कहलाएगा। इसके लिए भी हमें एक किरण आरेख बनाना पड़ेगा सूत्र निकालने के लिए, तो किरण आरेख बना लीजिए। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी गई है। ये यहाँ पर जो किरणें लेंगे उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। ये किरण लेंगे जो कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही होगी। ये परावर्तन के पश्चात ये इतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण जो है हम
कहाँ से लेंगे, इससे सी से जाती हुई ले लेंगे, और वो किरण जो है जो सी से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस भी लौटेगी। ये तो इस तरह से ये प्रतिबिंब बन गया दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु हो गई है और ये प्रतिबिंब हो गया है। यहाँ पर ये थोड़ा कोण जो है बड़ा बना हुआ है, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बराबर आकार का बना है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए ये कोण जो है थोड़ा, ये किरण हो गई, ये दोनों कोण समान होने चाहिए, आपतन कोण परावर्तन कोण। ये अब ये प्रतिबिंब बन गया, इसको हमने ए बी लिखा तो ये ए डैश बी डैश हो गया। तो यहाँ पर जो त्रिभुज लेने जा रहे हैं, एक तो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश ए बी पी, सॉरी ए बी पी त्रिभुज है। दूसरा है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये कैसे हैं, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं, तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, आपस में अनुपात समान होगा। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रखनी है, तो ए बी डैश जो भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की है उसको पहले लेंगे, ए डैश बी डैश, इसकी संगत भुजा ए बी है, यानी ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गई वस्तु की ऊंचाई बराबर। अब पहले वाले त्रिभुज की भुजा एक ले ली, बी पी डैश पी बटे दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा जो है संगत, वो है बी पी। अब इनके मान जो है हम रख लेते हैं चिन्ह सहित। ए बी को हमने जो प्रतिबिंब की ऊंचाई ली है वो हमने आई माना है, और क्योंकि नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बना इसलिए ऋणात्मक आई लेंगे इसकी ऊंचाई, और ए बी को हम ओ ले लेते हैं जो कि धनात्मक है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। बी पी डैश बी डैश पी, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस वी हो जाएगा, और नीचे है बी पी ये दूरी, ये माइनस यू हो जाएगी। ये तो चिन्ह कट गया, लेकिन ये वाला चिन्ह इधर चला जाएगा, तो आई अपान ओ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई यू। अतः रेखीय आवर्धन नियम बराबर होता है आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र। इस सूत्र में भी हम जो भी मान लेंगे, एम का मान, आई का मान, ओ का मान, प्रश्न अनुसार जो भी दिया गया होगा चिन्ह सहित रखेंगे। ऐसा नहीं कि अब हमने यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग किया है तो आगे प्रश्नों को हल करते समय चिन्ह नहीं लेंगे, चिन्ह तब भी लेने पड़ेंगे। तो जब चिन्ह सहित हम मान रखेंगे तभी सही आंसर आएगा। अब हम एक प्रश्न भी देख लेते हैं जो कि दर्पण के सूत्र पर आधारित है, और फिर अगले वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न देखेंगे कि जो कि इन्हीं सूत्रों पर आधारित होंगे। और ये प्रश्न जो हम लेने जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, मतलब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और दर्पण का सूत्र भी निकालने को परीक्षा में आ भी सकता है। तो दर्पण का सूत्र निकालना सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, और अगले वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रश्न क्या है, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। प्रश्न अवतल दर्पण से संबंधित है, अतः अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो दी गई है
वो 24 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा -24/2, यानी -12 सेंटीमीटर हो गई फोकस दूरी। और ये मोमबत्ती कहाँ पर रखी है? 3 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी U जो है वो है -3 सेंटीमीटर। अब सूत्र लिखें, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, 1/- का लिखेंगे 12 12, 1/B, B का मान तो निकालना है तो इसका चिन्ह नहीं रखेंगे, चिन्ह हम रखेंगे जो चीज़ हमें ज्ञात है U जो है -3 सेंटीमीटर है। जब -U की जगह -3 रखेंगे तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, -1/3। 1/3 जो है 1/3 को इधर ले आइए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 1/12 प्लस 1/3 और 1/, अब इसका लघुत्तम निकाला 12, 12 × 12 हो गया, 1 × 1 -1 प्लस 3 × 12 4, 1/20। तो हल किया, 4 में से 1 गया 3, 3/12 बराबर हो गया 1/V। 3V = जो है बराबर हो गया 12 के, V बराबर हो गया 12/3, V बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये धनात्मक आया। इससे ये स्पष्ट है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जब प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है यानी आभासी होता है तो B का मान धनात्मक होता है। तो इससे हमें यह भी पता लग गया कि ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, यानी B का चिन्ह देख करके हमने प्रतिबिंब की प्रकृति पता कर ली। तो यदि आपने चिन्हों सहित प्रश्न को हल किया है ठीक से तो हमें बाद में ये भी पता लग जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, कैसा है। अब हमें ये देखना है कि प्रश्न उत्तल दर्पण से संबंधित है या अवतल दर्पण से। तो इस तरह से हम अगले वीडियो में बहुत सारे जो है आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और उसको सीखेंगे, और उस वीडियो को देखने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकेंगे कि बोर्ड में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे।